Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost. So friends, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए. ओके. सो लास्ट वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 106 मतलब 105 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट. 6 पे थे और इसी के आगे हम चल रहे हैं. ये स्पेशली पेज हमने लिया ताकि आपको रिकॉल हो जाए. क्लियर. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. ये बच्चा यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और खंड पर प्रयुक्त या लागू होते हैं, गुरुत्वाकर्षण संबंधी बल, गति, मात्रा या संवेग बल और उत्तोलन. क्लियर. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्वेश्चन सीटेट में भी आ चुका है और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में तो आ ही चुका है. ठीक है ना. तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका बोल रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसमें सुधार को केंद्र में रखकर शुरू किया गया था. तो आप बताइए बेटा किसमें किस चीज़ को ध्यान में रखा था इसने. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सुधार निम्नलिखित को केंद्र में रखकर सुधार किया गया था. ठीक है ना. कक्षा, अध्यापक और शिक्षण सामग्री. समझ रहे हो. ये क्लास टीचिंग से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है. तो इसमें क्लास, टीचर्स एंड आपके शिक्षण सामग्री जो होते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन जो टीचिंग एड्स होते हैं, राइट, उनसे रिलेटेड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. ठीक. ये आपके असर्शन है एंड दीज आर रीजंस. ठीक है ना. देखो बेटा इसमें बोल रहा है दोनों करेक्ट हैं तो हम दोनों पढ़ते हैं. QWL उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्य स्थल पर मानव अनुभूति की गुणवत्ता के साथ है. ठीक. रीज़न क्या है. QWL कार्य वातावरण तथा व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है. क्लियर. तो एकदम सही बात है. QWL जो है उन मूल्यों का वर्णन करता है जिनका संबंध कार्यस्थल पर मानव अनुभूति गुणवत्ता के साथ है. क्योंकि रीज़न क्योंकि QWL कार्य वातावरण व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी के से संबंधित कारकों द्वारा प्रभावित होता है. क्लियर. ये आपके टेबल्स हैं, इनको मैच करना है. हम सीधे अपने आंसर पर चलते हैं. चलो बेटा. देखो, तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, कागज के नैपकिन का उपयोग करना. तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, कागज के नैपकिन का उपयोग करना. हाथ, शरीर की गति में परिवर्तन, शारीरिक गति में सुधार लाना. उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, सब्जी काटने के बोर्ड का उपयोग. कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना, इडली मिश्रण का उपयोग. इसको ध्यान रख लो. तैयार पदार्थों में परिवर्तन, कागज, नैपकिन का उपयोग. ठीक. कागज के नैपकिन. ठीक है ना. हाथ, शरीर की गति में परिवर्तन, शारीरिक गति में सुधार. उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, सब्जी काटने के बोर्ड, ठीक, का उपयोग. कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना यानी इडली मिश्रण का उपयोग. क्लियर. चलो बेटा यहाँ फिर आगे आपका एसेसन रीज़न. आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं. पहले ये होता था कि एक एक क्वेश्चन बनते थे, अब इसी में 2 क्वेश्चन एक साथ बना लिया इसने. ठीक है ना. लिखा है आंसर में ए सही है, आर थोड़ा सही है. चलो थोड़ा ही सही पढ़ लें. कार्य सरलीकरण की प्रथम विधा हाथ और शरीर की गति से संबंधित है.
रीज़न कारण क्या है, 2 मिनट में नूडल बनाना एक इसका उदाहरण है। क्लियर? मुझे लग रहा है ये सब हो चुका है या ऐसे लग रहा होगा, क्या पता, है ना। दीज आर आपका टेबल्स हैं, इनको मैच करना है हमने। तो ग्रॉस कैंडल गृह प्रबंध से संबंधित है, मुंडेल परिवर्तन की श्रेणियों से संबंधित है, लिनियन ग्रिलवेथ सरल पेन पेंसिल टेक्निक से संबंधित है, राइट। एंड आपका लॉन्गवर्थ और बेरट गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत से संबंधित है। क्लियर सरकार? सॉरी, आगे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन। तो इसमें देखो, कार्य सरलीकरण का अर्थ है समय ऊर्जा की उपलब्ध मात्रा में अधिक काम को अंजाम देना, क्योंकि काम को दक्षतापूर्वक करना है। क्लियर? रीजन भी इसमें आ गया। एर्गोनॉमिक्स सबको मालूम है, एर्गोनॉमिक्स को श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं, राइट। इसके तत्व कौन कौन से हैं? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप, शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक, मानव दक्ष क्षमता इत्यादि। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य सभी को मालूम है, कार्य के अनुसार उपकरण व मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, राइट। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य कार्य को सरल तरीके से करना और ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जिससे वे शीघ्रता और सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो सकें। समय प्रबंध के औजार कौन कौन से हैं बेटा? शिखर, भार, कार्यवक्र। ठीक, समय प्रबंध मानव जीवन की अमूल्य निधि है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। समय प्रबंध के औजार कौन कौन से हैं? शिखर भार यानी पीक लोड। आदर्श ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह, माह, मौसम की निश्चित अवधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का ही शिखर भाग है यानी पीक लोड कहलाता है। क्लियर सरकार? सॉरी यार, अभी इधर भी तो है, जस्ट वेट। चलो, और हमारा कार्यवक्र क्या है? हमारा वर्क कर्व है, राइट। यह एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिनी जाती है, जैसे प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या। इसमें रॉन्ग कौन सा है, मतलब जो करेक्ट नहीं है कौन सा है बेटा? पहले हम करेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। समय योजना मौसम के अनुसार होना चाहिए, सामूहिकरण से समय की बचत होनी चाहिए, समय योजना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। तो यही सही है। और रॉन्ग कौन सा है? कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समय योजना प्रबंध की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। समय योजना का शाब्दिक अर्थ है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, खाका बनाना। अतः हम कह सकते हैं कि समय योजना बनाना भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। क्लियर? इसमें क्या आता है? कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? थकान। थकान में बाद के कार्यों को करने में बाधक है। थकान से हम कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। बोर्डम। बोर्डम माने, बोर्डम का मतलब होता है शारीरिक थकान। क्लियर? सॉरी यार, इट वॉज बाय मिस्टेक। बोर्डम का प्रकार नहीं है। बोर्डम क्या होता है? आपका मानसिक थकान होता है और पोस्चरेशनल थकान होता है। बोर्डम शारीरिक थकान का प्रकार नहीं है। शारीरिक थकान हाथ पैर में दर्द, कमजोरी, ये सब होता है। मनोवैज्ञानिक थकान नीरस होता है, कुंठाजन्य थकान होता है, ठीक। तो ये कुंठाजन और नीरस थकान में आता है ये बोर्डम, ठीक। मानसिक, एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है। इकोनॉमिक्स वालों आ गया है आपका, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। नीचे जाके आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा ग्लास
पानी पीने पर संतोष मिलता है, इसका कारण है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुआ है। गृह कार्य में थकान को दूर करने के लिए प्रमुख विधि कौन सी विधि है? हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर चलते हैं पेज पे, तब तक आप जो है आंसर ढूंढिए। आइए, गृह कार्य में थकान दूर करने के लिए प्रमुख विधि समय श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग। सरलीकरण के उपकरण का प्रयोग करके हम गृह कार्य में थकान को दूर कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना, राइट। और कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थकान नहीं है। पीक लोड है, कार्यकर भी है, विश्राम काल भी है। थकान समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। समय व्यवस्थापन का प्रमुख लक्ष्य है कि कार्य के समय उपयोग से संबंधित योग्यता का विकास करना भी होता है। थकान शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप में उसका मानसिक शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझा जाए। शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक व्यवस्थापन सह अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में इन पर काफ़ी अध्ययन किया गया है, राइट। एर्गोनॉमिक्स का तत्व है, सबको मालूम है। एर्गोनॉमिक्स कार्य वातावरण की परिस्थितियाँ, शारीरिक माप, शारीरिक रासायनिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता। आज के युग में एर्गोनॉमिक्स का तत्व बहुत ही महत्व रखता है। एर्गोनॉमिक्स को श्रम दक्षता भी कहते हैं। यह एक ऐसा विज्ञान है जिससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके तत्व निम्न प्रकार के हैं: मानव कारक, मानव क्षमता और कार्य और वातावरण की परिस्थितियाँ, शारीरिक माप और शारीरिक रासायनिक क्रियाएं। ठीक, ये बेटा है, इसमें मैच करना है। इसमें बोला कौन सा मैच्ड नहीं है, तो बी वाला, बी यानी ये। ठीक, अब देखो पाथवे चार्ट कार्य सरलीकरण का है, सबको मालूम है। बोर्डम थकान है, आयोजन प्रबंध क्रिया से होता है। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त क्या होता है? सेवानिवृत्त जब आपकी सर्विसेज पूरी हो जाती है तब होता है ना, तो कार्यपूर्णता के बारे में बताता है। तो पाथवे कार्य सरलीकरण, सेवानिवृत्त कार्यपूर्णता, बोर्डम थकान, आयोजन प्रबंध क्रिया। धन कैसा साधन है? आप बताइए, धन जो है मानवीय है कि अमानवीय है? धन, धन आ जाइए, हम पहले सीधे इस पे आते हैं। बताइए, धन उत्पादन का अमानवीय एवं निष्क्रिय साधन है, ठीक, जबकि श्रम उत्पादन का मानवीय सक्रिय साधन है। धन की सहायता से उत्पादन के शेष अन्य साधनों को एकत्रित करके उत्पादन कार्य किया जाता है। उत्पादन के शेष साधन पूंजी, संगठन व साहस हैं। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? किसकी गुणात्मक सीमाएं हैं? भौतिक पदार्थ की। भौतिक पदार्थ की गुणात्मक सीमाएं होती हैं। इसका आशय है कि इन पदार्थों के प्रयोग की एक सीमा होती है जहां तक इसका बेहतर ढंग से प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, राइट। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो लक्ष्यों को जानना, ठीक। आय व्यवस्थापन के सबसे पहले लक्ष्यों को जानना आवश्यक है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्यों के बारे में जानकारी होती है तो उसी के अनुसार आय का वितरण विभिन्न स्थानों व आवश्यकता के अनुसार हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। क्लियर। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या होता है सरकार? आपका संतोष और पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों ही होते हैं। समय व्यवस्थापन की योजना सफल होती है यदि वह पारिवारिक साधनों के बिना व्यय किए हुए पारिवारिक लक्ष्यों को संतोषजनक रूप से प्राप्त करा दे। क्लियर। जिससे परिवार के सदस्यों को मानसिक संतुष्टि मिले। कार्य सरलीकरण का अर्थ सबको मालूम है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य करने की सबसे आसान शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। क्लियर। ये डेफिनेशन किसकी है बेटा? तो निखिल एंड डार्सी की है। निखिल एंड डार्सी ने क्या बोला कि कार्य करने की आसान और शीघ्र विधि की खोज, ठीक, कार्य करने की आसान और शीघ्र विधि की खोज जो है कार्य सरलीकरण है। किसकी परिभाषा है ये? निखिल एवं डार्सी की। कार्य सरलीकरण
निकिल एंड डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करना। कार्य सरलीकरण में निम्नलिखित का योगदान रहता है। कार्य करने वाला, कार्य करने की स्थितियाँ। वॉशिंग मशीन कार्य का सिद्धांत है। तो क्या है बेटा, आइए। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पॉइंट शुड बी नोटेड। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया, जिसका पहला परिवर्तन कौन सा है बेटा? तो आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया, जिसका पहला परिवर्तन हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन है, दूसरा कार्य सरलीकरण व उपकरण में परिवर्तन, तीसरा उत्पादन में उपकरण परिवर्तन। राइट। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा है? पोछा मारना, पोछा लगाना। ठीक, ये हैवी वर्क बोला जाता है इसको। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य फर्श पर पोछा लगाना। कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक होती हैं, सबको मालूम है, औपचारिक और बताइए अनौपचारिक। ठीक, जिसको पेन पेंसिल भी बोलते हैं, अनौपचारिक को। कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक है, औपचारिक अनौपचारिक। कार्य सरलीकरण के कार्य को सरल तरीके से करना होता है। इसका अर्थ कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे कार्य शीघ्रता और सुविधाजनक विधि से संपन्न हो सके। धन, समय, शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। किस चीज़ में आवश्यकता होती है? जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। ये स्टेजेस जो होते हैं ना, देखो फर्स्ट, इसको थोड़ा समझ लो। पहले स्टेज में क्या होता है? द्वितीय अवस्था जब होती है तो इसमें कार्य की सबसे ज़्यादा धन जो है, जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में धन, शक्ति और समय तीनों की आवश्यकता होती है। जीवन चक्र की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? जैसे 2 लोग हैं, मेल फीमेल, तो एक पारिवारिक बंधन मतलब विवाह के बंधन में बंधे, यानी दो साथी हैं। ठीक, वो एक साथ रहना प्रारंभ किया। तो पहले उनकी फैमिली छोटी थी, तो वर्कलोड भी कम था, टाइम भी खूब रहता था, उनको ज़रूरत नहीं थी और शक्ति की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, 2 ही जने थे। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या होता है? बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जब तक उनके साथ रहते हैं, सेटल नहीं होते, उनकी शादी वादी नहीं हो जाती, तब तक वो उनके साथ रहते हैं। ये द्वितीय अवस्था होती है। इसमें धन की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हायर एजुकेशन भी देना है, पालन पोषण भी करना, बच्चे की शादी भी करना है, लाइफ भी सेटल करना है, उसके लिए घर वगैरह भी लेना है। समय की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और शक्ति की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। थर्ड स्टेज क्या होता है बेटा? थर्ड स्टेज जब आप रिटायरमेंट में पहुँच जाते हैं। क्लियर? जब बच्चे फॉरेन निकल गए, कहीं निकल गए अपने, और आप फिर वही मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहे। राइट। तो ये आपका थर्ड स्टेज होता है। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कि धन, समय, शक्ति तीनों की आवश्यकता होती है। कौन से स्टेज में? जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में धन, समय, शक्ति तीनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक, यह अवस्था विस्तार की अवस्था होती है, जब गृहिणी के पास सबसे अधिक कार्यभार होता है। निम्न में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो बताइए। बजट चार्ट। बजट चार्ट जो है कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं होता, जबकि सरलीकरण से प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट, परिचालन चार्ट रिलेटेड होता है। क्लियर सरकार? आ जाओ। समय प्रबंधन का एक यंत्र है, कौन सा है? कार्यवक्र। कार्यवक्र यानी वर्क डायग्राम समय प्रबंधन का एक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, करके समय को नियोजित तरीके से प्रबंधित किया जाता है। CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड से भी इसी के अंतर्गत आता है। टेबल्स है, टेबल्स को मैच करना है। देखिए ज़रा, और हम आंसर पे चलते हैं। ये देखिए, मूल्य किसका है? पार्कर ने दिया।
कार्य सरलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग। ठीक। निर्णय प्रक्रिया फॉलेट का सुझाव था। बजट एंजल का नियम। ठीक। तो मूल पारकर, कार्य सरलीकरण मुंडेल, निर्णय प्रक्रिया फॉलेट का सुझाव, बजट एंजल का नियम। पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन। अब हम बेटा पारिवारिक संसाधनों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन है। राइट, रिसोर्सेस। करेक्ट। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया था बेटा? मुंडेल ने। मुंडेल के परिवर्तन वर्ग का विचार किसी भी कार्य को बिना प्रयोगशाला की किस विधि से करना ही जो है मुंडेल के परिवर्तन वर्ग का विचार था। राइट। चलो आ जाओ। सरलीकरण की अवधारणा 1940 में मार्विन मुंडेल, पॉइंट शुड बी नोटेड, 1940 में मार्विन मुंडेल द्वारा, ठीक है ना, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में बताई गई, जिससे उन्होंने सभी कार्य सरलीकरण के उदाहरणों को 5 समूह में वर्गीकृत किया। इसमें कौन कौन सा होता है? हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण, उत्पादन में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। हाथ शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक, क्लियर? चलो, निखिल डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं बेटा? आपका मानवीय संसाधन यानी इंसान के अंदर जो होता है, कुशलताएं होती हैं, स्किल्स होते हैं, ज्ञान होते हैं, नॉलेज होते हैं और शक्ति होती है। करेक्ट। निखिल डार्सी ने साधन को मानवीय अमानवीय 2 समूह में वर्गीकृत किया है, किंतु इन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। ठीक। इनके अनुसार साधन जो है, मानवीय साधन में योग्यताएं, कौशल, अभिवृत्तियां, शक्ति, ज्ञान, कुशलताएं हैं, और अमानवीय साधन में समय, धन और वस्तुएं हैं। ठीक। पारिवारिक साधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मानवीय और अमानवीय। ग्रास कैंडल ने साधन को मानवीय अमानवीय दोनों रूपों में वर्गीकृत किया। इन्होंने समय को मानवीय माना, एवं निखिल डार्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय समूह में वर्गीकृत किया। इन्होंने समय को अमानवीय माना। साधनों का वर्गीकरण कौन कौन सा है? मानवीय साधन कौन से हैं बेटा? आपके समय, शक्ति, रुचि, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति, जिन्हें टच ना किया जा सके, सिर्फ फील किया जा सके, जो इंसान के अंदर होती है कुल मिला के। ठीक। और आपका अमानवीय साधन में आपका धन आ गया, पुस्तकालय आ गया, उद्यान आ गया। ठीक है ना, जिन्हें छुआ जा सके। क्लियर? मतलब निखिल और डार्सी और ग्रास एंड कैंडल दोनों के जो मानवीय और समय में उन्होंने डिफरेंसेस किए हैं। एक ने मानवीय में समय को शामिल किया, दूसरे ने अमानवीय में जो है समय को शामिल किया। ठीक है ना, ये डिफरेंसेस आप याद रखना। योग्यता कौन सा साधन है? आपको पता ही, अभी आपने पढ़ लिया, तो आप बताइए योग्यता कौन सा साधन है? चलिए आइए, योग्यता मानवीय साधन है। ठीक। तो रुचि, ज्ञान, शक्ति, योग्यता, अभिवृत्ति, ये मानवीय साधन है। अमानवीय में समय, धन, वस्तु, सामुदायिक सुविधाएं। ठीक, क्लियर? अब ध्यान से ये देख लेना बेटा, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रास एंड कैंडल ने समय को मानवीय माना, जबकि निखिल एंड डार्सी ने समय को अमानवीय माना। ठीक, ये डिफरेंसेस याद रख लेना, चाहे क्लिक करके रख लो। निम्नलिखित में से क्या अमानवीय साधन नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? तो ये आपका अमानवीय, ठीक, साधन नहीं है।
तो आपका कौन सा? ऊर्जा नहीं है। धन भी है, संपत्ति भी है, समय भी है, अमानवीय साधन, लेकिन आपका ऊर्जा नहीं है। अब देखो सेम फिर आ गया, दो प्रकार के साधन, मानवीय अमानवीय। ठीक, अब इसमें देखो जिसे छुआ ना जा सके, ज्ञान, आवृत्ति, क्षमता, ऊर्जा, व्यक्तित्व, ईमानदारी, कौशल, ये जो है मानवीय साधन है। क्लियर सरकार? क्लियर हो गया? चल चल चल। वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए जा सकते, वे क्या कहलाते हैं बेटा? संभावित संसाधन कहलाते हैं। मतलब वातावरण में है तो, लेकिन तुरंत उपयोग नहीं हो रहा है, तो संभावित है, आगे उनके उपयोग की संभावना है। क्लियर? संभावित संसाधन कहते हैं। अब देखो व्यक्तिक संसाधन, ये आपका टेबल्स हैं, मैच करना है आपको। हम सीधे आंसर पे आते हैं। व्यक्तिक संसाधन रचनात्मकता, ज्ञान। मित्र संसाधन सामाजिक संबंध, मित्रता। सामुदायिक संसाधन बैंक, विद्यालय। पारिवारिक संसाधन घर और उपकरण। क्लियर सरकार? सो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राइट, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, बी ऑलवेज हैप्पी।